Hello and welcome to GK with BK. In this video, we will discuss important questions of biology and that are important for Railway Group D and all competitive exams. So let's start. आज का हमारा पहला प्रश्न है, जो मादा में प्राथमिक जनन अंग है वो क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा अंडाशय। जहाँ एक्स का फॉर्मेशन होता है अंडाशय, उस वो मादा में प्राथमिक जनन अंग कहलाता है। बात करते हैं नर में, तो जो पुरुष होते हैं उनमें प्राथमिक जनन अंग क्या कहलाता है? टेस्टिस। टेस्टिस जो होता है वो मादा का, नर का जो होता है प्राथमिक जनन अंग कहलाता है। इसके अंदर किसका निर्माण होता है? टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस के अंदर स्पर्म। स्पर्म का फॉर्मेशन होता है टेस्टिस के अंदर पुरुषों में। बात करते हैं अंडवाहिनी, तो इसे फिलोपियन ट्यूब भी बोला जाता है, फिलोपियन ट्यूब। और यहाँ निषेचन होता है स्पर्म और एक दोनों में जो कहाँ मिलते हैं तो वो अंडवाहिनी में मिलते हैं। गर्भाशय, जहाँ निषेचन के स्वरूप जो पदार्थ बनता है उसका विकास कहाँ होता है? जिस जाइगोट बोला जाता है। एग और स्पर्म दोनों मिलकर क्या बनते हैं? जाइगोट। और जाइगोट का विकास होता है गर्भाशय में, जो बच्चे के रूप में उसका फॉर्मेशन होता है। प्लेसेंटा किसको बोला जाता है? जो प्लेसेंटा एक नलिकार संरचना, नलिका के आकार की संरचना होती है, जो गर्भाशय में जो शिशु पल रहा होता है उससे वो उसकी माँ से जुड़ा रहता है, उससे उसे पोषण मिलता है। किससे? प्लेसेंटा के द्वारा। तो फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो 6 जगत वर्गीकरण है ये किसने दिया था? फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कार्ल ओएस। इनके द्वारा दिया गया था 6 जगत वर्गीकरण। बात करते हैं वर्गीकरण की, तो सबसे पहले जो वर्गीकरण दिया था उसमें कैरोलस लिनियस, इनके द्वारा द्विजगत वर्गीकरण दिया गया था। द्विजगत वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था? कैरोलस लिनियस को। और इन्हें फादर ऑफ क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण का पितामह भी किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को। और वी टेक्कर है, इनके द्वारा जो प्रसिद्ध पंच जगत वर्गीकरण है, जो सबसे ज़्यादा मान्य है पंच जगत वर्गीकरण 5 क्लासेस किंगडम, वो दिया गया था वी टेक्कर के द्वारा। और अर्नेस्ट टेकल, इनके द्वारा त्रिजगत वर्गीकरण दिया गया था। अर्नेस्ट टेकल के द्वारा त्रिजगत वर्गीकरण दिया गया था। और वी टेक्कर के पंच जगत वर्गीकरण की बात करें तो इसमें 5 भाग कौन से, जिनमें इन्होंने पृथ्वी पर जो जितने भी जंतु है सबको बांट दिया था, तो वो है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनेमेलिया। ये है वी टेक्कर का पंच जगत वर्गीकरण। मोनेरा, प्रोटिस्टा होता है, फंजाई, प्लांटी और एनेमेलिया। और कार्ल ओएस ने जो 6 जगत वर्गीकरण दिया था, उन्होंने उनके जो 4 तो इसमें से सेम है, 2 चीज़ें और नहीं दी थी उन्होंने। 4 सेम कौन कौन सी? इनमें भी कार्ल ओएस के वर्गीकरण में मोनेरा तो है, प्रोटिस्टा भी है, फंजाई भी है, प्लांटी भी है। नहीं सॉरी, इसमें जो प्रोटिस्टा है ये इसमें नहीं होता है, मोनेरा होता है, फंजाई होता है, एनीमिलिया होता है। और इसमें 3 केस और नए जुड़ते हैं। इस तरह ये कार्ल ओएस का 6 जगत वर्गीकरण हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जंतु वर्गीकरण का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। जंतु वर्गीकरण का जो सबसे बड़ा संघ है वो आर्थ्रोपोडा। और ये किस में आता है? तो जो एनीमिलिया है उसमें जो अकशेरुकी वाला जंतु, उनका एक वर्ग है आर्थ्रोपोडा। और ये सबसे बड़ा है, इसमें सबसे ज़्यादा जीव आते हैं आर्थ्रोपोडा। कौन कौन से? जैसे इसमें तितली हुआ, मधुमक्खी और घरेलू मच्छर इसमें आते हैं, घरेलू मक्खियाँ, ये सब आर्थ्रोपोडा में ही आते हैं। बिच्छू, स्कॉर्पियन बोला जाता है, ये सब किस में आते हैं? और आर्थ्रोपोडा में। इसीलिए ये सबसे बड़ा संघ है कौन सा? आर्थ्रोपोडा। बात करते हैं एनिलिडा, तो इसमें कौन से जंतु आते हैं? इसमें आता है केंचुआ, जिसे किसानों का मित्र कहा जाता है, चौंक और नेरिस, तीनों जंतु आते हैं एनिलिडा में। निमोटेंडा, इसमें बुचेरिया और वेनक्रप्टाई ये इसमें आता है। मोलस्का, इसमें आता है समुद्री जीव, घोंगा, सीप और ऑक्टोपस,
ये आते हैं मोलस्का, मोलस्का में आते हैं ये सब। चलिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है वो है विश्व रक्तदाता दिवस, यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 14 जून। 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस। और इसका उद्देश्य तो रक्तदान करने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाना। इसलिए विश्व रक्तदाता 14 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। और 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे, एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म होता है, किस वायरस से होता है? HIV वायरस से होता है एड्स, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और इसके लिए जो 2 टेस्ट करवाए जाते हैं, एक होता है एलिजा टेस्ट और एक होता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। 25 मई के दिन वर्ल्ड थायराइड डे मनाया जाता है, वर्ल्ड थायराइड डे, विश्व थायराइड दिवस। 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मानव हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा हड्डियों में जो प्रोटीन पाया जाता है वो होता है ओसिन प्रोटीन पाया जाता है हड्डियों में। और केराटिन तो ये बालों और नाखूनों दोनों में पाया जाता है केराटिन प्रोटीन। बात करते हैं प्रोटीन, तो प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन भी है तो कार्बन हाइड्रोजन के यौगिक, लेकिन मुख्य रूप से बना होता है अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है प्रोटीन। ये अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है प्रोटीन। कॉन्ड्रिन प्रोटीन किस में पाया जाता है? ये उपास्थ्यों में पाया जाता है। जो कान और नाक में जो हड्डियों से नरम उपास्थि होती है, जो नरम होती है हड्डियाँ, उनको उपास्थि बोला जाता है। और उनमें पाया जाता है कॉन्ड्रिन प्रोटीन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा विटामिन ए पाया जाता है गोल्डन राइस में। और बात करते हैं विटामिन बी। तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बी में 6 विटामिन होता है, B6 तक होते हैं, 6 विटामिन होते हैं, इसलिए इसे बी कॉम्प्लेक्स विटामिन भी कहा जाता है। और विटामिन सी को हीट सेंसिटिव विटामिन कहा जाता है, हीट सेंसिटिव, क्योंकि ज़्यादा खाना पकाने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन सी नष्ट हो जाता है, क्योंकि ये हीट सेंसिटिव होता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। और विटामिन डी, इसे सनशाइन विटामिन कहा जाता है, विटामिन डी को। और सनशाइन विटामिन डी कहा जाता है जो हमें धूप से भी मिल जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है कोहनी और घुटने में जो हड्डियां हैं, कोहनी और घुटना दोनों में कौन सी संधि पाई जाती है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा हिंज जॉइंट पाया जाता है कोहनी में और घुटने में, क्योंकि ये दोनों जो जॉइंट है हिंज, यहाँ भी हिंज जॉइंट पाया जाएगा, दोनों जगह पाया जाता है मुख्य रूप से तो। और यहाँ की जो एक निश्चित जगह तक ही दोनों मुड़ पाते हैं, कोहनी और घुटना। हिंज जॉइंट हो गया। पॉइवेट जॉइंट कहाँ पाया जाता है? ये गर्दन में पाया जाता है, पॉइवेट नेक, गर्दन पाया जाता है पॉइवेट जॉइंट। और बॉल एंड सर्किट जॉइंट ये पाया जाता है, बॉल एंड सर्किट ये जो कंधे के यहाँ पाया जाता है बॉल एंड सर्किट जॉइंट। और सैडल जॉइंट ये अंगूठे में पाया जाता है, अंगूठे में पाया जाता है बॉल एंड ये सैडल जॉइंट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टमाटर क्या है? तो फ्रेंड्स, सामान्य तरह से तो टमाटर एक सब्जी माना जाता है, लेकिन ये वैज्ञानिक दृष्टि से सब्जी नहीं है।
ये एक फल है, टमाटर एक फल है, टमाटर और भिंडी, लेडी फिगर भी बोला जाता है, लेडी फिगर, ये दोनों दोनों फल है, फल, फ्रूट। और क्यों है? क्योंकि ये दोनों मुख्य रूप से ओवेरी से बने होते हैं और इनके अंदर बीजांड पाए जाते हैं, इसलिए। बात करते हैं तने वाली फसलें। तने वाले फसलें में कौन कौन से हैं? हल्दी होता है, अदरक, आलू, प्याज, घनकंद, केसर, ये सभी तने वाली फसलें। इनमें तना जो होता है वो इसका खाने योग्य भाग होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बरगद की जो जड़ें हैं वो किस प्रकार की जड़ें हैं? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्तंभ जड़ें। बरगद में जो बाहर की ओर जो जड़ें लटकी रहती है, जो नीचे ज़मीन की ओर लटकी रहती है, पेड़ की तनों से निकलती है, वो जड़ें होती हैं स्तंभ जड़ें। और अब स्तंभ जड़ें जो गन्ना और मक्का, इनके पौधों में जो इस तरह जो जड़ें पाई जाती है, जो इसको संभाल कर रखती है, यांत्रिक सहायता प्रदान करती है, वो होती है अविस्तंभ जड़ें। और बरगद की जड़ें कौन सी होती हैं? दो, ये होती है स्तंभ जड़। दोनों जड़ों को अगर सामान्यतः बोले तो यह दोनों ही अपस्थानिक जड़ों का, दोनों अपस्थानिक जड़ों के प्रकार है। अपस्थानिक जड़ों का प्रकार है कौन सी? स्तंभ जड़ें और अविस्तंभ। स्तंभ किस में? जहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। बरगद की जड़ें सीधी लटकी रहती है ज़मीन पे, ज़मीन की ओर, इसलिए इन्हें स्तंभ जड़ें बोला जाता है। और जो मक्का और गन्ने में नीचे ज़मीन में जो जड़ें पाई जाती वो होती हैं अविस्तंभ जड़ें। मूसला जड़ा, मूसला जड़ें, तो यह तो सामान्यतः सभी पौधों में पाई जाती है मूसला जड़ें। और रेशेदार जड़ें, ये किस में पाई जाती हैं? ये पाई जाती है जो मोनोकोट होते हैं, जैसे गेहूँ, मक्का, इनके पौधों में ये पाई जाती है। चावल, इनके पौधे में जो पाई जाती है वो रेशेदार जड़ें पाई जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स जो क्वेश्चन है वो है इनमें से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन कीटभक्षी पौधे का उदाहरण नहीं है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दलहनी पौधे। दलहनी पौधे ये कीटभक्षी पौधे नहीं होते हैं, बल्कि दलहनी पौधे और जो होते हैं इनकी जड़ों में तो राइजोबियम पाया जाता है। राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है जो क्या करता है कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। नाइट्रोजन, वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में बदलता है। और पौधे जो नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में ही करते हैं, नाइट्रोजन के रूप में नहीं लेते, वो नाइट्रेट के रूप में लेते हैं पौधे। और बात करते हैं ब्लेडर, यूट्रिकुलेरिया और ड्रोजेरा, ये सभी कैसे हैं? ये कीटभक्षी पौधे हैं। घटपर्णी भी बोला जाता है, कीटभक्षी पौधे हैं ये सब। जो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए किस कीड़ों को खा जाते हैं वो इस तरह के पौधे होते हैं कीटभक्षी पौधे। तो उदाहरण ब्लेडर हो गया, यूट्रिकुलेरिया, ड्रोजेरा, और पिचर प्लांट भी इसका उदाहरण। दलहनी पौधे की तो बात तो कर ही चुके हैं, इसमें तो राइजोबियम एक जीवाणु पाया जाता है कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। तो चलिए ये हो गए हमारे 10 प्रश्न और कई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको हमारे वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।